हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ मिशन एकेडमी। सबसे पहले आज होली है, सबको होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। हम विश करते हैं कि होली के रंग के जैसे ही रंग जो है ये आपकी नीट के एग्ज़ाम में भी भर जाए। तो हम कल से आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सेशंस को आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, इसीलिए इस सेशन को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो कल तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का पार्ट जो है ये कवर अप किया था। हम अभी पार्ट 2 में आ रहे हैं इस सेशन के। इसमें अभी हम एंथर की आगे की जो प्रोसेस है, राइट, किस तरीके से पोलन ग्रेन जो है ये डेवलप होता है, ये प्रोसेस को हम आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो हमने कल देखा कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो टेट्रास्पोरिन जेट स्ट्रक्चर में से माइक्रोस्पोर मदर सेल बने और इससे माइक्रोस्पोर और मैच्योरिटी के बाद बनता है पोलन ग्रेन। तो एग्जैक्टली ये जो पोलन ग्रेन बना है, इस पोलन ग्रेन के क्या फीचर्स है बच्चों? ये पोलन ग्रेन एग्जैक्टली आगे जाके तो फर्टिलाइजेशन करने वाला है। इट एक्ट्स एज अ मेल गैमेट, but exactly what are the characteristics of this pollen grain? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन का है कि वो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना है, बट वो खुद जो है वो हैप्लॉयड है। ये मैंने कल भी बताया था, क्योंकि जब इनमें सेल डिवीजन होता है उसके बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। तो डिप्लॉयड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हैप्लॉयड में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये हैप्लॉयड होगा, पहला। दूसरा यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, एक ही सेल का होगा। सेकेंड यूनि न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ये स्पेरिकल शेप होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, स्फीयर, स्पेरिकल शेप। तो पोलन ग्रेन के सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला वो हैप्लॉयड है, दूसरा वो यूनिसेलुलर है, तीसरा वो यूनिन्यूक्लिएट है एंड चौथा वो स्पेरिकल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आते हैं कि भाई उसकी साइज कितनी। तो एक्चुअली ये तो माइक्रोस्पोर है, इसलिए साइज जो है वो माइक्रो मिलीमीटर में ही रहेगी। तो एग्जैक्टली साइज कितनी है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो ये साइज मतलब डायमीटर में, हाँ, डायमीटर आपको पता है, राइट? डायमीटर को हाफ कर दो तो रेडियस होती है। तो डायमीटर मतलब उस सर्कल की जो है, ये अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से कोई लाइन निकालता हूँ ऐसे, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो दिस इज समथिंग द डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की ये डायमीटर है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर है, डेलिकेट है, अगर ब्रेक हो गया तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिला है। डबल लेयर मतलब 2, जैसे हमने कल देखा कि किस तरीके से एंथर में हमने देखा कि टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर में किस तरीके से 4 डिफरेंट लेयर का एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिला है, वैसे ही पोलन ग्रेन बनने के बाद पोलन ग्रेन को भी 2 लेयर का प्रोटेक्शन है। आउटर लेयर है, उसे कहा जाता है एक्साइन, एक्सटर्नल, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इंटाइन, इंटरनल, अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन। तो ये जो दोनों लेयर है, इसमें बेसिकली एक्साइन और इंटाइन के कंपोजिशन पे आपको बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक्साइन जो होती है ये बाहर की लेयर है, इसीलिए ऑब्वियस है जो बाहर की लेयर रहेगी वो ज्यादा थिक रहेगी। इट इज वेरी थिक एंड रेजिस्टेंट, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम घर पे लाइक हाउस बनाते हैं तो बाहर वॉल कंपाउंड अगर हम बनाते हैं तो हम बहुत स्ट्रांग बनाते हैं वो, क्योंकि बाहर का लेयर है भाई, वो डायरेक्टली एक्सपोज है, राइट, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, तो इसीलिए वो स्ट्रांग होना जरूरी है। उसी तरीके से ये भी अडॉप्टेशन है प्लांट्स में कि जो पोलन ग्रेन की एक्साइन रहेगी, इट इज वेरी ऑब्वियस इट वुड बी वेरी थिक एंड रेजिस्टेंट, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर, राइट, प्रेशर कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सके। और
इसका कंपोजिशन, जैसे मैंने बताया कि कंपोजिशन बहुत जरूरी है। कंटेंट क्या है, तो ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आती है। ये जो है ये केमिकल स्पोरोपोलेनिन ये एग्जाइन में होता है और इसके वजह से ही ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर पाती है। क्योंकि अगर ये नहीं हो, स्पोरोपोलेनिन नहीं हो, तो शायद ये जो एग्जाइन है ये वीक हो जाएगा और ये जो पोलन है ये प्रोसेस होने के पहले ही ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये बाहर का लेयर जो है ये थिक हो और वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से बनता है। अभी हम आते हैं इंटाइन पे। अभी इंटाइन ऑब्वियस है अंदर का लेयर है, यस अंदर का लेयर है इंटाइन और कंपैरेटिवली ये थिन रहेगा। लेकिन ये किससे बनता है, इसमें भी दो केमिकल होते हैं, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यस, देयर आर द टू केमिकल्स, वन इज सेल्यूलोज एंड सेकेंड इज पेक्टिन। पेक्टिन और सेल्यूलोज से ये बने हुए होते हैं। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर तो आपको थोड़ा सा वो अच्छी तरीके से हाईलाइट हो। तो ये दोनों कंपोनेंट पे बहुत बार क्वेश्चंस आता है। तो अब ये जो पोलन का डायग्राम है आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बाहर का लेयर है वो एक्साइन है और अंदर का लेयर जो है वो इंटाइन है, राइट। तो ये देखिए आपको थिक नजर आ रहा है, बाहर का लेयर जो है ना इट इज क्वाइट thicker as compared to the intine layer because to resist the higher temperature and pressure condition of the external atmosphere। बाहर के एटमॉस्फेयर को वो अच्छी तरीके से टॉलरेट कर सके इसीलिए, ठीक है। अभी इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी है और वो है जो थोड़ा सा मैं कहूँगा मिसलेनियस पॉइंट है कि ये जो एक्साइन है ये एक्साइन लेयर जो होती है ये कुछ कुछ जगह पे थीन भी होती है। मतलब पूरा जो एक्साइन का जो पूरा ये सर्कल है ये एक जैसी थिकनेस नहीं होगी, कुछ जगह पे वो थीन होती है। जहां वो थीन होती है उस पर्टिकुलर एरिया को पोर कहा जाता है। पोर मतलब कैविटी, जर्म पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे पोर, जर्म पोर। यस, दिस इज समथिंग द स्ट्रक्चर, यू कैन फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वो कंपैरेटिवली थीन नजर आ रही है। बाकी जगह पे देखो यहाँ पे भी वो पोर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी पोर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बाकी जगह पे इट इज थीकर। तो ये जर्म पोर जो है ये आपको रेगुलर इंटरवल में आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पोलन है, जैसे हमने कल देखा कि पोलन इज कंसीडर एज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही सबसे फाइनल है। माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद पोलन ही बनता है और यही पोलन आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। मतलब फाइनल मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन ही है। लेकिन ये पोलन का स्ट्रक्चर में पोलन का पॉलिनेशन होने तक उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंटाइन और एक्साइन ये जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है ये दिए गए हैं, ये अडॉप्ट हुए हैं, दैट इज द नेचुरल अडॉप्टेशन इन द प्लांट। तो अभी ये जो पोलन है ये पोलन जैसे जैसे मैच्योरिटी में आता है तो इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं और ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे ये मैच्योरिटी में आएगा, मैच्योरिटी में आने के बाद इसके अंदर दो टाइप की सेल्स डेवलप होती है। एक टाइप की सेल जिसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल एंड दूसरी टाइप की सेल है जिसे कहा जाता है जनरेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहां से ही आगे आप कंसीडर कर सकते हो कि पोलन जो है ये मैच्योर हो चुका है और आगे जाके वो फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो ये जो स्टेज है ये कैसी है, मतलब फ्रॉम द इमैच्योर पोलन अप टू द मैच्योर पोलन, मतलब जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बनने की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसे होती है ये हमें देखना है। तो इस डायग्राम से ही आपको ये सारी चीजें जो ये समझ में आ जाएगी कैसे। सबसे पहले देखिए ये वाला आपको टेट्रास्पोरेन जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, 4 पोलन सैक्स आपको नजर आ रही है और आगे जाके क्या होता है इसमें यहां से यहां तक का डेवलपमेंट है। ये सी यहां से ये पोलन जो है ये इमैच्योर पोलन इन स्टेज में जाने के बाद फाइनली इस स्टेज में आने के बाद मैच्योर्ड हो जाता है जहां पे आपको वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल नजर आएगी। तो सबसे पहले ये जो टेट्रास्पोरेन जो स्ट्रक्चर जो अंदर का वो मर्ज हो जाता है और आपको दिख रहा है सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस बना है। और पोलन ग्रेन ऐसे भी हमने देखा इट इज अ यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, राइट।
तो ये बनते समय बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है, इसमें क्या होता है कि भाई ये जो अंदर का पार्ट जो है बच्चों, ये जो अंदर का पार्ट है ये डिवाइड हो जाता है और इसमें से दो ऐसे आपको ब्लैंक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उन्हें कहा जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब कैविटी, राइट। वैक्यूम ये वर्ड हमने फिजिक्स में देखा है, हमें पता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वैकेंट, अंदर कुछ नहीं है भाई, वैक्यूम। वैक्यूम वैसे ही वैक्यूल का भी मतलब बायोलॉजी में वही होता है कि अंदर कुछ नहीं है। वैसे ये दो आपको वैक्यूल यहां बने हुए नजर आ रहे हैं और उसके नीचे आपको ये न्यूक्लियस बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे जाके ये दोनों वैक्यूल जो है ये वापस मर्ज हो जाएंगे और इससे एक बड़ा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो भी वैक्यूल का ही है कंप्लीटली, राइट। वैकेंट स्ट्रक्चर है और उसके नीचे ये जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और यहाँ पे एक स्पिंडल डेवलप होता है, स्पिंडल और सिमेट्रिक स्पिंडल। अभी आपको पता है सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, हमने थोड़ा मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि कभी भी कोई भी बॉडी में से एक्सिस पास होने के बाद दो इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और असिमेट्रिकल मतलब दो अनइक्वल पार्ट्स होते हैं। तो यहां पे भी वही हो रहा है। असिमेट्रिक स्पिंडल क्यों कहा गया? क्योंकि दो अनइक्वल पार्ट्स में ये स्पिंडल जो है ये डिवाइड हुआ है। इक्वल होते तो उसे सिमेट्रिकल स्पिंडल कहते हैं, लेकिन अनइक्वल पार्ट है इसलिए उसको असिमेट्रिकल स्पिंडल कहा जाता है। तो ये जो असिमेट्रिकल स्पिंडल है यही आगे जाके आपको यहां पे नजर आ रहा है, देखिए एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है और बीच में जो लेयर बन रही है, ये जो बीच में जो आ रहा है इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जनरेटिव सेल, और ऊपर का जो पार्ट है इसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, राइट। तो वेजिटेटिव सेल आपको कंपैरेटिवली बिगर एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल नजर आ रही है आपको, और ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन गई मतलब समझ लीजिए आपका पोलन ग्रेन जो है इस स्टेज पे आने के बाद मैच्योर हो चुका है। जब तक ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर में नहीं आता है तब तक इसको मैच्योर नहीं कंसिडर किया जाता है। तो अभी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है? तो हमें पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले साइज का डिफरेंस है। वेजिटेटिव सेल इज कंपैरेटिवली बिगर, yes, and most important part of the vegetative cell is what? It has the food reserve। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। जैसे हमने टैपेटम लेयर देखा, राइट। टैपेटम लेयर जैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वैसे ये वेजिटेटिव सेल जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि वो फूड को स्टोर करके रखता है। ये फंक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। और उसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उसका लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस आपको नजर आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा भी है और वो रेगुलर शेप में नहीं होता है। किस सेल का? वेजिटेटिव सेल का, राइट। बट जनरेटिव सेल जो, अगर आप जनरेटिव सेल की तरफ आते हो तो वो छोटी है, स्पिंडल शेप है, एंड यस the most important part is what? It possesses a very very dense cytoplasm and nucleus। तो वेजिटेटिव सेल का इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल थोड़ा सा आपको कम नजर आएगा, राइट। मतलब कम मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हो, जैसे अगर आप थोड़ा बहुत, मैं कंपेयर करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, कि जैसे हम इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है तो उसमें दोनों भी पार्लियामेंट के चेंबर है, लेकिन लोकसभा हैज the slightly more power as compared to Rajya Sabha, right? It doesn't mean that Rajya Sabha is completely irrelevant, but it is if you compare with both Rajya Sabha, Lok Sabha, right? The Lok Sabha is directly elected chamber। तो वैसे ही एक यहाँ पे बात है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल जो है इट इज कंपैरेटिवली यू विल फाइंड एट सम डिफरेंट पोजीशन एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। अभी ये जो दोनों सेल बनी यहाँ पे तो पोलन मैच्योर हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है भाई, कहानी में ट्विस्ट है भाई। वापस से दूसरा कोई रिटर्न आ रहा है, पुष्पा 2, पुष्पा 3। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? ट्विस्ट ये है कि 60% एंजियोस्पर्मिक, मतलब मेजॉरिटी में 2 ही सेल होते हैं, लेकिन रिमेनिंग मतलब 40% में कभी कभी 3 सेल स्टेज भी डेवलप हो जाती है। मतलब ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होके इससे 2 और सेल बन जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे आपको 2 ही सेल नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये जनरेटिव सेल 40% में
ये जनरेटिव सेल से और 2 सेल्स बन जाती है, मतलब टोटल 3 सेल स्ट्रक्चर हो गया। अभी ये 2 सेल ही है, 60% में इतना ही होता है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा होता है कि ये भी डिवाइड हो जाती है और जनरेटिव सेल से और 2 पोलन बन जाते हैं, मतलब 3 पोलन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नॉर्मली नहीं तो 2 ही पोलन बनेंगे, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो वो 40% में होता है, बट मेजॉरिटी वाइज 2 ही सेल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अभी हम आते हैं, इस पोलन का फर्टिलाइजेशन के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ये इसका एक हेल्थ बेनिफिट भी है, राइट, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, अगर आप उसको ओवरकम कर दो तो उससे आपके हेल्थ पर्सपेक्टिव से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो हार्मफुल इफेक्ट में क्या है? ऑब्वियसली ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है, लंग्स का जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है, उसमें कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। तो एलर्जी और ब्रोंकायल एफ्लिक्शन, ब्रोंकाइटिस, राइट, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो ये जो है ये इससे होता है। और इसमें एक पार्थिनियम ग्रास आती है, कैरोट ग्रास है ये स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एलर्जिक होती है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है। 2 ही हार्मफुल इफेक्ट आप कह सकते हो, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है, इसको आप एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हो, फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, और इसको बनाया भी जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी टैबलेट सिरप जो है ये फॉर्म में इसको बनाया जा रहा है, और इवन कुछ एथलीट्स जो है ये भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस को भी ये दिया जाता है ताकि उनमें ज़्यादा एनर्जी आए और ये ज़्यादा आउटकम दे सके। तो ये इसके कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। अभी हम आते हैं वायबिलिटी पे। वायबिलिटी मतलब इसकी आप कह सकते हो लाइफ, राइट, ये कितने टाइम तक इसको हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है, भाई इसकी एक्सपायरी क्या है, तो इसमें भी अलग अलग प्लांट के पोलन की एक्सपायरी अलग अलग होती है, लेकिन वी कैन मेक इट वायबल आर्टिफिशियली। हम आर्टिफिशियली इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बढ़ाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, क्योंकि बाहर एक्सपोज होता है एयर में, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अगर ये सस्टेन कर पाए तो ये ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसमें 2 जो स्पेसिफिकली एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आप राइस एंड व्हीट देखोगे तो ये 2 ऐसी वैरायटी जो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इन्हीं वैरायटीज से हाइब्रिड वैरायटीज बनाई है, हाई यील्ड वैरायटीज, और यही इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाली जो है ये दोनों फूड ग्रेन्स आती है, राइस एंड व्हीट। तो एग्जैक्टली राइस एंड व्हीट का वायबल पीरियड बहुत कम है, 30 मिनट्स ही है, या राइट, इनके जो पोलन है 30 मिनट्स तक रह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कुछ ऐसी फैमिलीज जैसे रोज़ेसी, लिग्यूमिनेसी, सोलानिसी, देखिए जहां जहां CEAE आ रहा है समझ लेना ये फैमिली है। यस, दिस इज समथिंग द नेम ऑफ फैमिली। यस, तो ये जो फैमिलीज है, ये फैमिलीज में जो जो प्लांट्स आते हैं उनकी वायबिलिटी जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, महीनों तक होती है। लेकिन व्हीट एंड राइस जो सबसे ज्यादा हमारी, आप जिसे हम स्टेपल फूड भी कहते हैं, जो खाया जाता है, उनकी वायबिलिटी कम है। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में। इससे वायबिलिटी पीरियड जो है, उसकी लाइफ जो है वो ट्रिमेंडस वे से बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो लाइफ अगर उसकी बढ़ती है तो इसका यूज हम ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं। तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन आपको यूज हो रहा है कहाँ पे, वायबिलिटी पोलन ग्रेन की बढ़ाने के लिए। और वहीं पे अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है आपने अगर पढ़ा होगा तो वो क्रायोजेनिक इंजन में किया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में किया जाता है, रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी आर्टिफिशियल टेक्निक से आप जो है इसको स्टोर कर सकते हो। तो जैसे मनी बैंक होती है वैसे पोलन बैंक भी डेवलप हो चुकी है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादा नजर आएगी। और इसका बेनिफिट जो है ये क्या होता है भाई, कि अगर इन पोलन की जरूरत पड़ती है तो इन पोलन बैंक में वो स्टोर होते हैं और उसको आप यूज कर सकते हो, उसको परचेज करके आप उससे आर्टिफिशियली उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका
द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। अभी हमने एंथर देखा, राइट, जिसे हम कहते हैं स्टैमेन, राइट, एंड्रोशियम, वैसे ही गाइनोशियम, यस, मेगास्पोरेंजियम वो था माइक्रोस्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक वो था पोलन सैक। तो जब आप स्टडी करोगे तो कंपैरिजन में कीजिए, राइट। अगर आप एंड्रोशियम पढ़ रहे हो तो एंड्रोशियम में जैसे हमने देखा कि किस तरीके से स्टैमेन, पिस्टिल, यस, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, right, pollen sac, embryo sac. So in this way, if you study like this, then definitely it is very easy to recall all these things at the time of exam. Exam के टाइम ये बहुत easily recall हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक है। तो इस गाइनोशियम को, जैसे हमने एंड्रोशियम देखा, वैसे गाइनोशियम को, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ये कार्पेल, पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल से बना हुआ है, सेम लाइक एंड्रोशियम। तो इसके जो पार्ट्स है 3, कार्पेल और जिसे हम कहेंगे पिस्टिल और मेगास्पोरोफिल। और ये जो गाइनोशियम है, इस गाइनोशियम को, इसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से जो है स्टडी पर्पस से फ्रेम्ड किया गया है। जैसे हमने स्टैमेन में देखा फिलामेंट था, राइट, स्टैमेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वैसे ही यहां पे जो आपको ये फ्लेक्सिबल पार्ट नजर आ रहा है वो है स्टाइल, राइट। और जो ऊपर का पार्ट आपको नजर आ रहा है लाइक दिस, इट इज लाइक द अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, राइट, इट इज नेम्ड एज स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा कहा जाता है क्योंकि ये कैच करता है, किसको कैच करता है, पोलन को कैच करता है। और सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है ओरी, जहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे ऑलरेडी फीमेल गैमेट बनेगा। और नीचे जो है आपको ये बेस पे सपोर्ट के लिए होता है थैलामस। तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, अम्ब्रेला शेप पार्ट, राइट, स्टाइल जो थोड़ा फ्लेक्सिबल पार्ट है, बेस पे आती है ओरी, और सबसे नीचे सपोर्ट के लिए आ रहा है थैलामस। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अभी ये जो गाइनोशियम है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है। ओरी तो सब में होगी लेकिन पैटर्न अलग रहेगा। तो अगर आप यहाँ ये हिबिस्कस फ्लावर में इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यही पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जैसे पपावेर प्लांट है, इसमें आपको सिनकार्पस या मल्टी कार्पिलरी ओरी जो है ये दिखाई देती। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको सिनकार्पस क्लोज है, और स्टिग्मा भी देखिए आपको क्लोज नजर आ रहा है, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा क्लोज नजर आ रहा है, इसलिए इसको सिनकार्पस ओरी भी कहा जाता है। और तीसरा जो टाइप है, सॉरी, माइकेलिया टाइप ऑफ प्लांट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कार्पेल्स थोड़ा ऐसे खुले हुए नजर आ रहे हैं, लाइक अ बुके, ये खुले हुए नजर आ रहे हैं और नीचे ओरी है। तो तीनों अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो तीनों में वही है, मतलब स्टिग्मा और ओरी रहेंगे, लेकिन पैटर्न अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगा। ओरी में ओव्यूल और फीमेल गैमेट और जो ऑलरेडी पोलन ग्रेन बना है वो उसको फर्टिलाइज होगा। तो ये प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने इन ट्री प्लांट्स के कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाया है जो थोड़ा आपको विजुअलाइज करने में मदद करेंगे। तो आप देखिए हिबिस्कस ट्री प्लांट जहाँ पे पिस्टिल है, ये इस तरीके से दिखता है। Papaver plant is like this and the third one is Michelia plant, it looks like this। तो ये तीनों में आपको सिर्फ पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर जो है गाइनोशियम का अलग अलग नजर आएगा, लेकिन ज़्यादातर पिस्टिल वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है और वो ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। तो यहाँ तक जो है ये हमने आज देखा कि किस तरीके से गाइनोशियम, पहले तो पोलन ग्रेन का पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया, और गाइनोशियम जो है किस तरीके से गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है, आगे जाके गाइनोशियम में ओरी में ओव्यूल और फीमेल गैमेट कैसे डेवलप्ड होते हैं, ये जो प्रोसेस है, राइट, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ये हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो लास्टली ये सेशंस, जिन बच्चों को कंटिन्यूअसली ये सेशंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।